हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम 24 और 25 अप्रैल के करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस लास्ट वीडियो के रिकॉल के साथ। तो लास्ट वीडियो में जो हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें ये बताना था कि हाल ही में यूके की जो वेब सैटेलाइट कंसल्टेशन है वो किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2022 में स्पेस में लॉन्च किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए यानी कि इसरो। अगला जो क्वेश्चन था उसमें यह बताना था कि हम हर साल वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे किस डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए यानी कि 23 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन था कि किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा इनएरोगेंट किया गया है डिफ कनेक्ट 2.0 का। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए यानी कि राजनाथ सिंह। अगला जो क्वेश्चन था उसमें यह बताना था कि किस स्टेट पुलिस के द्वारा गुजरात के इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर को अरेस्ट कर लिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए यानी कि जो हमारे जगनीश में वनी थे उनको अरेस्ट आसाम पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन ये बताना था कि कौन सा भी एडिशन के कौन सा भी नंबर के एडिशन पर अमित शाह के द्वारा इनएरोगेंट किया गया है। तो ऑल इंडिया पुलिस सर्विस साइंस कांग्रेस। तो इसका जो राइट आंसर था 48th नंबर के। अगला जो क्वेश्चन था वो ये बताना था कि कौन से यूनियन मिनिस्टर विजिट करेंगे जम्मू कश्मीर 22-24 अप्रैल को और संबा डिस्ट्रिक्ट जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए यानी कि नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन था कि जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है उसका टारगेट कितना रखा गया है 2022 और 2023 में। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी यानी कि 328 मिलियन टन। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें यह बताना है कि इंडिया फार्मास्यूटिकल एंड डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2022 कौन से मतलब कितने तारीख को ऑर्गेनाइज करा जाएगा। तो इस पहला ऑप्शन है 25 अप्रैल, ऑप्शन बी है 26 अप्रैल, ऑप्शन सी है 24 अप्रैल, ऑप्शन डी है 23 अप्रैल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ए यानी कि 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है जो कि डॉक्टर मनसुख मंडाविया है उनके द्वारा एड्रेस किया गया था मीडिया के कॉन्फ्रेंस में कि जो 7th एडिशन है भारत का जिसमें कि फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस कॉन्फ्रेंस 2022 के लिए। तो उसमें उन्होंने शेड्यूल में बताते हुए कहा था कि इसकी जो शुरुआत है वो कब से होगी। तो 25 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक ये चलेगा। इस इवेंट का जो थीम देखने को मिला था वो क्या था, जिसका थीम रहेगा विजन 247 अ ट्रांसफॉर्मेटिव रोड मैप फॉर फ्यूचर। ये जो इट्स सेट अप टू द अटेंडेंट बाय द फर्मा रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द अक्रॉस वर्ल्ड। तो इसका थीम रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए यानी कि 25 अप्रैल। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि हम हर साल वर्ल्ड मलेरिया डे कब सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन ए है 24 अप्रैल, ऑप्शन बी है 25 अप्रैल, ऑप्शन सी है 26 अप्रैल, ऑप्शन डी है 27 अप्रैल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि 25 अप्रैल। हर साल हम 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं जिसका जो मेन मकसद है वो क्या है, अवेयरनेस फैलाना है किससे, मलेरिया डिजीज से रिलेटेड, और उसको कंट्रोल कैसे हम उसको कंट्रोल किया जा सकता है। 2018 में फर्स्ट मलेरिया डे सेलिब्रेट किया गया था कहाँ पे, तो इसको सबसे पहले हम अफ्रीका मलेरिया डे के रूप में जानते थे। इसी नाम से पहले सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन उसके बाद इसको किस किस नाम से सेलिब्रेट करने लगे, तो वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाने लगा। जो कि जो इसका जो 60वां सेशन था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा 2007 में इसको प्रपोज किया गया था, किसके लिए, तो अफ्रीका मलेरिया डे के, और जिसे चेंज करके क्या कर दिया गया था, वर्ल्ड मलेरिया डे। और जो हमारा 2021 का जो थीम था उसमें था रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, कि किस तरीके से हम जीरो मलेरिया टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और जो हमारा 2022 का जो हमारा थीम रहेगा वो रहेगा हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइफ। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी यानी कि 25 अप्रैल।
अगला जो क्वेश्चन था उसमें ये बताना है कि जो सीरिया है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। ऑप्शन ए है अरेबिक, ऑप्शन बी है हेब्रू, ऑप्शन सी है सीरियाइक, ऑप्शन डी है लैटिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि अरेबिक। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि अरेबिक भाषा। जो अरेबिक भाषा है वो एक सेंटेमेटिक लैंग्वेज है जो कि पहली बार फर्स्ट से चौथी सेंचुरी में उभर करके आई थी। जो हमारा अरेबिक भाषा है वो अरब के देशों में और अरब की देशों की भाषा और इस्लाम की धार्मिक भाषा भी मानी जाती है। जो अरेबिक भाषा है वो टोटल 22 देशों में बोली जाती है। जो सीरिया से जो सटे हुए देश हैं उसमें हमें कौन कौन सी भाषाएं देखने को मिलती है जो वहाँ के लोग बोलते हैं, तो अरेबिक, फारसी, कुर्दिश, सीरियाई और आसीरियन भाषा देखने को मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए यानी कि अरेबिक भाषा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि हम नेशनल पंचायती राज डे हर साल किस डे को बनाते हैं। ऑप्शन ए है 24 मार्च, ऑप्शन बी है 24 अप्रैल, ऑप्शन सी है 24 मई, ऑप्शन डी है 24 फरवरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि 24 अप्रैल। हम हर साल 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो पंचायती राज डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसको हमने फर्स्ट टाइम जो सेलिब्रेट किया था कब किया था, तो 2010 में इसको फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया था। क्योंकि इसमें हमने क्या किया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन के 9th पार्ट में इसको क्या किया था, न्यू बॉडी को ऐड किया था पंचायती राज में, जिसमें कि क्या रहेगा, इसमें एडेड रहेगा जो कि हमने अमेंडमेंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट एक्ट करके 1992 में। तो पंचायती राज की स्थापना की थी, जिसमें से कि जो राजस्थान था वो पंचायती राज को वो स्थापित करने वाला, पंचायती राज को लागू करने वाला पहला स्टेट बना था। जो कि हमारा पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में देखने को मिलता है, तो 243 से लेकर 243 ओ तक, यानी कि इसको हमने अमेंडमेंट करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं था, जिसमें कि हमने न्यू 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट्स को इसमें क्या रखा है, जिसमें कि फाइनेंसिंग ऑफ पंचायत उसमें भी ऐड है। यानी कि जो पंचायती राज है वो हम हर साल इसलिए सेलिब्रेट करते हैं, इसका जो मेन मोटिव था पंचायती राज को लागू करने का, वो ये था क्योंकि जो महात्मा गांधी और एपी हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा भी कहा गया था, यानी कि अगर आपको इंडिया को डेवलप करना है तो आप पहले इंडिया के गांव को डेवलप करें। तो जो हमारा पंचायती राज है उसमें क्या रहता है कि जो डेमोक्रेसी है वो अपर से लेके बॉटम तक हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए हम हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी यानी कि 24 अप्रैल। अगला जो क्वेश्चन है उसमें यह बताना है कि जो एक्सीलेंस ऑफ एथेनॉल है इंडिया ने किस कंट्री के साथ डिसाइड किया है मिल करके वो सेटअप करेगा। तो ऑप्शन ए है वो यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है रसिया, ऑप्शन डी है यूएसए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि ब्राजील। इंडिया और ब्राजील ने रिसेंटली एक एग्रीमेंट पे साइन किया है, जिसमें कहा गया था कि जो डेवलप करेंगे किसमें, तो अलायंस ऑफ द बाई एनर्जी एंड बायोफ्यूल्स, जो कि इस्टेब्लिश किया जाएगा किसमें, वर्चुअल इंडिया एंड ब्राजील सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन एथेनॉल पे। दोनों कंट्री ने इस पर साइन किया था, एग्रीड हुए हैं दोनों कंट्री, जिसमें कि रहेगा कि पोजीशन सस्टेनेबल बायो एनर्जी एंड बायोफ्यूल्स के लिए, जो कि जिसमें क्या रहेगा, जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन और क्या रहेगा इंडस्ट्री वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री एंड अदर डिफेक्टिव जो भी डी कार्बनाइज सेक्टर है उसमें क्या किया जाएगा, कार्बन को कम करने की बात की गई थी, जिसमें कि क्या रहेगा कि हमारा एविएशन और शिपिंग भी रहेगा। ये जो डिसीजन लिया गया था कब लिया गया था, जबकि हमारे जो मिनिस्टर ऑफ माइंस एंड एनर्जी हैं वो हरदीप सिंह पुरी, जब उनके द्वारा कहाँ विजिट किया गया था, तो ब्राजील में किया गया था। तो वहाँ के जो मिनिस्टर हैं हमारे उसमें
माइंस एंड एनर्जी के और हमारे इंडिया के मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस के मिनिस्टर, तो इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट साइन किया गया। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी यानी कि ब्राजील। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि इंडिया आउट कैंपेन किस कंट्री में हमें देखने को मिल रहा है। ऑप्शन ए है यूक्रेन, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है मालदीव, ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि मालदीव। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि मालदीव। रिसेंटली जो मालदीव के प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोलिहिन, उनके द्वारा क्या किया तो इंडिया आउट कैंपेन बैन कर दिया गया, जिसको लीड कर रहे थे मालदीव के फॉर्मर प्रेसिडेंट यामीन। उनके द्वारा इस कैंपेन में जो चलाया जा रहा था उसमें ये कहा गया था कि जो प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट है उन्होंने अलाउ कर दिया है इंडिया मिलिट्री प्रेजेंस अपने आइसलैंड पे, तो उनको यहाँ से हटा देना चाहिए। तो प्रेसिडेंट जो कि हाँ, जो अब करेंट प्रेसिडेंट है मालदीव के मोहम्मद सोली, उनके द्वारा इंडिया फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी एडॉप्ट किया गया। और जो मालदीव की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उनके द्वारा अनाउंस किया गया था कि इस कैंपेन में जितने भी जो इंडिया के अगेंस्ट में जो हेट स्पीच फैलाई जा रही है वो नेशन के सिक्योरिटी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि मालदीव। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि जो रिसेंटली जो हमारे रेल मिनिस्टर है अश्वनी वैष्णव, उनके द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है डेली पैसेंजर ट्रेन को, जो कि हमारा विशाखापट्टनम के कोरापुट से लेकर के कहाँ तक चलेगा। तो ऑप्शन है आपका बारगा उड़ीसा, ऑप्शन बी है कोरापुट उड़ीसा, ऑप्शन सी है अंगुल उड़ीसा, ऑप्शन डी है भाद्रक उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि कोरापुट उड़ीसा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि कोरापुट उड़ीसा। रिसेंटली रेलवे मिनिस्टर अश्वनी यादव के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है कि जो विशाखापट्टनम के कोरापुट से लेकर के उड़ीसा के जो रेलवे स्टेशन है कोरापुट तक, वहां पे डेली एक पैसेंजर ट्रेन चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज से की जाएगी। तो इसी दौरान में उनके द्वारा जो विजिट किया गया था कोरापुट और मलकानगिरी में, जो कि उड़ीसा के दो मेजर डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उसी दौरान में उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट एक जो दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में जो मलकानगिरी से लेकर के भद्रा चलाम भद्रा भद्रा चलाम के बीच में जो 173 किलोमीटर से लंबी ट्रेन की लाइन की जो प्रोजेक्ट है, तो उसका भी उन्होंने क्या किया था रिव्यू किया था, जिसमें रेलवे बोर्ड ने लास्ट सितंबर के लास्ट ईयर में ही 2800 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए दिए थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि उड़ीसा। अगला जो क्वेश्चन है उसको में ये बताना है कि हाल ही में किस कंट्री के द्वारा प्लाम ऑयल एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया है, किसके लिए तो करब डोमेस्टिक प्राइसेस। तो ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है रसिया, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि इंडोनेशिया। इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी यानी कि इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो, उनके द्वारा फ्राइडे को अनाउंसमेंट किया गया था कि जो कि इंडोनेशिया में जितनी भी प्लाम ऑयल है उसके एक्सपोर्ट पे क्या किया जाएगा तो बैन लगा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना जो घरेलू डोमेस्टिक प्राइस यानी कि डोमेस्टिक प्राइस को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये स्टेप उठाया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि इंडोनेशिया। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताने कि रिसेंटली जो वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू, उनके द्वारा इनरोगेंट किया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, तो कौन सी सिटी में किया है। तो इसका ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए बेंगलुरु। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि बेंगलुरु। रिसेंटली जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू, उनके द्वारा डिक्लेयर किया गया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, जो कि बेंगलुरु में कल के इवनिंग के टाइम पे इसकी ओपनिंग हुई है, जिसमें कि 4000 से ज़्यादा इसमें क्या होगा स्पोर्ट्समैन यानी खिलाड़ी, और 200 से ज़्यादा इसमें यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करेगी। कितने? तो 10 दिन के लिए। ये इवेंट कितने दिन के लिए चलेगा? तो 10 दिन का इवेंट चलेगा, जिसमें 200 यूनिवर्सिटी और 400 से ज़्यादा स्पोर्ट्समैन पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि बेंगलुरु। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि किस वाइस जो कि चेयरमैन है नीति आयोग के द्वारा, उनके द्वारा हाल ही में रिजाइन कर दिया गया है अपने पोस्ट से, तो वो कौन थे।
ऑप्शन ए है अमित त्यागी, ऑप्शन बी है भूपेंद्र सिन्हा, ऑप्शन सी है संजय रावत, ऑप्शन डी है राजीव कुमार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि राजीव। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि राजीव कुमार। रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किए गए हैं तो न्यू वाइस चेयरमैन तो किन्हें, तो इकोनॉमिक्स सुमन की बेंड्री, किसके बाद, तो राजीव कुमार के बाद, क्योंकि रिसेंट इनका जो है उनका 5 इयर्स कंप्लीट होने वाला है तो इन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया। जो वो सॉरी जो सुमन की बेंड्री है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके हैं और वो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ इकोनॉमिक्स और नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इन्होंने अपनी जो सेवाएं हैं वो मेंबर ऑफ पीएम इकोनॉमिक्स एडवाइजरी काउंसिल में भी दे चुके हैं। तो इन्हें ये किसके, ये आल्सो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के भी ये मेंबर हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि सुमन ओ सॉरी राजीव। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताने कि किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिलीज किया गया है, तो ड्राफ्ट बैटरी शिपिंग पॉलिसी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी, ऑप्शन सी हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ऑप्शन डी है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए यानी कि नीति आयोग। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि नीति आयोग। रिसेंटली जो नीति आयोग है उसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था कि ड्राफ्ट बैटरी स्वीपिंग पॉलिसी, जिसमें कि सपोर्ट रहेगा किसको, तो बैटरी स्वीपिंग, जिसका जो मुख्य रहेगा जिसमें कि हमें देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिक स्कूटर और थ्री व्हीलर जिसमें कि हमारा इलेक्ट्रिक रिक्शा आता है। तो इस पॉलिसी के अंदर में जो नीति आयोग है उसमें उसने क्या किया, जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको प्रमोट किया है और साथ ही में जितने भी स्विपेबल बैटरी हैं यानी कि जो वो कंपनी है जो कि स्विपेबल बैटरी बनाती है उसको सब्सिडीज देने की बात, उसको भी सब्सिडीज देने को कहा है, देने की बात की है, जिससे कि जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको क्या क्या कर सके, तो प्रमोट किया जा सके। और इसमें क्या क्या, और इसमें जो हमें देखने को मिला था न्यू बैटरी एज सर्विस बिजनेस मॉडल और स्टैंडर्ड फॉर द इंटर प्रोवेबल बैटरी एक्सेट्रा हमें देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो नीति आयोग है उसका जो मेनली पर्पज है वो क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 24th और 25th का करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मुझे उम्मीद है आपको ये करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस पसंद आ रहा होगा। तो आप अपना फीडबैक वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके दे सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।